Good morning, boys and girls. Welcome in class 11th agriculture. This is your online class. आपको इसमें हम बता रहे हैं एग्रीकल्चर के बारे में। पिछले क्लास में हमने एग्रीकल्चर के अंदर आपको एग्रीकल्चर विषय क्या है और उसके क्या कार्य क्षेत्र हैं, क्या महत्व है, इस चैप्टर को आपके कोर्स से तो हटा दिया है, लेकिन सामान्य जानकारी के लिए जब मैंने आपको ये बताया कि हम एग्रीकल्चर विषय को अपना संकाय का विषय क्यों चुने, उस समय मेरे को ये चीज़ बतानी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने इस बिंदु को आपके लिए लिया है। आपको ध्यान में रखना है कि एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर हम क्यों लें, एग्रीकल्चर के क्या कार्य क्षेत्र हैं, क्या इसके महत्व है। यही तो जब हम जानेंगे, जब हमको मालूम पड़ेगा कि हमारे को एग्रीकल्चर विषय क्यों लेना है। उसके बाद मैंने आपको दूसरा चैप्टर जो आपके कोर्स में है वो जलवायु वाला है और मौसम वाला है। एक दो बच्चों के मैसेज भी आए हैं हमारे को कि सर ये अक्सर छोटे हैं, हमारे को समझ में नहीं आ रहे हैं। मैं प्रयास करूंगा कि अक्सर बड़े लिखूं। अब हमारी आदत हो गई है, लिखते लिखते पढ़ाते पढ़ाते अक्सर छोटे हो गए हैं, लेकिन कोशिश मेरी रहेगी कि आपको अक्सर बड़े लिखो। तो जलवायु और मौसम में हमने इसके तत्वों के बारे में बात करी थी, सौर ऊर्जा के बारे में, प्रकाश के बारे में, है ना, ताप के बारे में, आर्द्रता के बारे में। मैंने आर्द्रता के बारे में कल जो है यहाँ छोड़ा था आपको, जल वाष्प का संघनन। जल वाष्प के संघनन के दो तरीके मैंने बताए थे, एक द्रव रूप में और एक ठोस रूप में। तो द्रव रूप में जो संघनन है उसमें मैंने ओस बताई थी आपको, कोहरा बताया था और धूम्र कोहरा बताया था, और उसके अलावा आपको और क्या बताया था, कुआसा बताया था। और फिर हमने आपको ठोस रूप में पाले को बताया था। मैंने कहा था इसमें मैं बताऊंगा कि पाला जब पड़ता है तो फसल के कोशिका भित्ति वगैरह को फाड़, उसको पौधे की फसलों को नुकसान पहुंचाता है, यानी पौधे की जो कोशिका भित्ति वगैरह होती है उसको ये तोड़ देता है, क्योंकि अंदर का जीवद्रव्य का जो प्रेशर होता है उस पर एग्जर्ट हो जाता, प्रेशर एग्जर्ट होता था, कोशिका भित्ति फट जाती है। तो हमारे को पाले से फसलों को कैसे बचाया जाए, ये चीज पे मैंने कल आपको छोड़ा था, पाले से फसलों को बचाना। सामान्यतः पाला जो है यह रात्रि में पड़ता है, और किसान के पास जो पारंपरिक विधि है वो ये है कि फसलों को वो अलर्ट करता है, कहता है कि हिम्मत रखना। ऐसा भी एक किंवदंती है, सुनने में आया है। लेकिन हम जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होने के नाते हम क्या क्या उपाय किसानों को सुझाएं कि पाले से अपनी फसल की रक्षा कर सकें। ठीक है, तो पाले से फसल की रक्षा करने के लिए आपको पहला उपाय उनको बताना है कि पाला सह फसलें उगाई जाए, यानी वो फसलें ही उगाओ जो पाले को सहन कर सके। ऐसी फसलें हैं, और ऐसी फसलें को उगाने से, पाला सह फसलें उगाने से आपको, जैसे सरसों है, चना है, टमाटर है, इसकी जो किस्में हैं उनको आप उगाइए। दूसरा आपको करना है हल्की सिंचाई करके। यदि हल्की सी हम सिंचाई कर दें तो भी पाले से हमारा बचाव हो सकता है। तीसरा, धुआं देकर, धुआं देने से भी पाले से बचाव होता है। फिर सल्फ्यूरिक अम्ल का छिड़काव करना है आपको। गंधक का अम्ल इसको कहते हैं, उसका यदि आप छिड़काव करते हैं तो पाले से आपको फायदा हो जाता है। पांचवी बात,
छाया करके, हालांकि ये फिजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप कुछ जो महत्वपूर्ण कम क्षेत्र में फसलें हैं उस पर आप हल्का सा त्रिपाल डाल करके, छाया करके भी इसको पाले से इसकी सुरक्षा कर सकते हैं। उसके बाद में आपको पाले का समय ध्यान है तो बुआई का समय आप समायोजित करें, इसको हेर फेर करें कि पाला से फसल प्रभावित नहीं हो। ठीक है, ये कुछ बातें थी। उसके बाद में एक बिंदु और है जिसको मैं बताना चाहता हूं, वो है ओलावृष्टि, है ना। ओलावृष्टि हेल जब ओले गिरते हैं, जो हिमपात, स्नोफॉल अलग चीज है वैसे तो। ओलावृष्टि में ओलों का गिरना, स्नोफॉल के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। ओलावृष्टि क्या है, आप लोग जानते हो कि जब बारिश होती है, बारिश का पानी नीचे गिरता है तो बीच में उसका वायुमंडल का तापमान इतना कम हो जाता है कि धरती पर पहुंचने से पहले वो जल की बूंदें हैं वो ठोस में बदल जाती है ना। जल वाष्प की बूंदों का तापक्रम जब हिमांक बिंदु से नीचे आ जाता है तब ये संघनित हो जाती है और ओलों के रूप में होती है। अब इससे क्या बचाव करना चाहिए? ओलावृष्टि से फसलों की बालियां हैं, फूल पौधे की टहनियां हैं, ये सारी टूट जाती है और अधिक होने पर पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। प्रभाव क्या है? बालियां, टहनियां, पुष्प का झड़ना या गिरना और कभी कभी पूरी फसल खराब होना, ये ओले की वजह से ये सारी चीजें हो जाती है। अब आपको क्या करना है? इससे बचाव के लिए आपके पास कोई निश्चित समय नहीं है, न इसका कोई अनुमान लगा सकते हैं और न इसका कोई प्रभावित तरीका है आपके पास। आपको मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार अपना स्ट्रैटेजी ये निर्धारित करनी है। आपकी रीति नीति जिसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी, मौसम विभाग ने यदि कहा है कि भाई ओले पड़ सकते हैं तो मौसम विभाग के अनुसार आपको ये करना चाहिए। ठीक है, अब आपको मैं अगला बिंदु बताता हूं, वो है मेघ या बादल। क्लाउड। किसान आसमान में आच्छादित मेघों को देख करके बड़ा खुश होता है कि बारिश हो रही है। तो हमारे पास यह जानने के लिए कि कौन से मेघ बारिश करेंगे, उसके आधार पे हमने मेघों का क्लासिफिकेशन किया है। हमने ये
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपेक्षिक आर्द्रता और तापमान के उतार चढ़ाव और सूर्य प्रकाश की अवधि के आधार पर बादलों की उपस्थिति निर्धारित होती है। इसके प्रकार क्या हैं? स्तरित मेघ, स्तरित मेघ है ना, पक्षमाभ मेघ और पुंज मेघ। पक्षमाभ और पुंज मेघ, ये तीन प्रकार के बादल आपको मिलते हैं। तो पहला जो स्तरित मेघ है, ये कई परतों वाले होते हैं और परतयुक्त मेघ हैं। ये परतों में बंधे होते हैं, इनसे हल्की बारिश की संभावना बनी रहती है। स्तरित मेघ जो स्ट्रैटिफाइड हैं, स्ट्रैटिफाइड मेघ जो हैं, ये निम्न ऊंचाई वाले मेघ होते हैं, कई परतों वाले होते हैं और विपरीत स्वभाव वाली दो वायु राशियों के टकराव से बनते हैं और ये हमारे को जैसे कोहरा होता है, कोहरे की भांति दिखाई देते हैं। घने नहीं होते हैं, सघन नहीं होते हैं। पक्षमा मेघ है ना, जिसको तीतर पंखी भी बोलते हैं, ये सर्वाधिक ऊंचाई पे पाए जाते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई पे मिलते हैं। ये जो सॉरी मैं बीच में नहीं बता पाया आपको, पक्षमा मेघ या तीतरपंखी मेघ बोलते हैं इसको। ये सर्वाधिक ऊंचाई पे होते हैं, छितरे होते हैं और इनकी आकृति जो पंख सदृश होती है और ये बादल जो होते हैं वर्षा नहीं करते हैं। पक्षियों के पंखों की बात दिखाई देते हैं, ये स्वयं वर्षा नहीं करते हैं। ये स्वयं वर्षा नहीं करते हैं और जब ये नीचे आते हैं तो अन्य बादलों में बदल जाते हैं। नीचे आकर अन्य बादलों में बदलकर ये बरसात करते हैं। तो ये जो बादल हैं, इन बादलों को यदि आप आसमान में देखो तो आपको ये मान लेना चाहिए कि ये बादल बारिश वाले बादल नहीं है। इससे पहले मैंने आपको स्तरित बादल बताया था, ये भी हल्की बारिश करते हैं, लेकिन यदि ये बादल आपको आसमान में दिखाई दें, जिसको पुंज बादल बोलते हैं, जिसको कपासी बादल बोलते हैं, तो समझ लीजिए कि बारिश की संभावना है। पुंज बादल, कपासी बादल, ये सघन होते हैं, है ना, ये सघन होते हैं और इनका विकास धुनी हुई रुई की तरह होता है, धुनी हुई रुई की तरह।
तो ये आपको उमड़ घुमड़ कर, जैसे आते हैं ना उमड़ घुमड़ कर बादल आए, तो ये उमड़ घुमड़ कर आने वाले बादल हैं। और ये अवश्य रूप से बारिश करते हैं, घनी बारिश के लिए उत्तरदायी है। अब कभी कभी हमारे को स्तृत बादल कोहरे जैसे दिखाई देते हैं, तो ये कोहरा नहीं है ना। यदि आपको एक अंतर मालूम करना पड़े कि स्तृत बादल और कोहरे में क्या अंतर है, तो आप क्या कहेंगे? कोहरा धरातल के ऊपर होता है और स्तृत मेघ हैं, ये अधिक ऊंचाई पे होते हैं। और कोहरा है, इससे किसी प्रकार की वर्षा नहीं होती है, लेकिन स्तृत बादलों से कभी कभी वर्षा हो जाती है। और जो कोहरा है ये जल के संघनन से बनता है, जबकि बादल है ये धुएं और जल संघनन दोनों से मिलकर के बनता है। ठीक है, अब आपको हम बता रहे हैं जो वर्षण के अन्य स्वरूप हैं उसके बारे में बताएं आपको। ये ओले का हो गया। अब हम आपको बताएं अतिवृष्टि, अनावृष्टि और असमय वर्षा। वर्षा के 3 रूप हैं। वर्षा के स्वरूप के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सब कुछ हमारा या बहुत कुछ हमारा निर्भर है बारिश पे, रेनफॉल पे। तो यदि समय पर बारिश हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। असमय वर्षा, जो हमारा निर्धारित समय है उस पर बारिश ना होकर के आगे पीछे बारिश हो जाए, इसे बोलेंगे असमय वर्षा। और असमय वर्षा के लिए हम लोग तैयार नहीं होते हैं, किसान तैयार नहीं होता है। तो असमय वर्षा है, इसका क्या फायदा है और क्या इसका नुकसान है। यदि आवश्यकता वर्षा की नहीं है और वर्षा आ जाए तो क्या होगा, क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? इसमें फसलों का खराब होना, ये फसलें खराब हो जाएगी। और निराई गुड़ाई आप कर रहे हो, उसके समय आ गई बरसात, तो निराई गुड़ाई में व्यवधान डालेगी और जल भराव हो जाएगा। खेत में पानी इकट्ठा हो जाएगा, फसलें खराब हो जाएगी, है ना। और यदि बुआई के तुरंत बाद बारिश आ जाती है तो अंकुरण प्रभावित होता है। कौन सा अंकुरण? बीज अंकुरण। असमय वर्षा यदि है तो उसके साथ, असमय वर्षा है उसके साथ अंधड़ है, आंधियां हैं,
तो फसलें गिर जाती है। फसल पतन, ये क्यों होगा? तेज आंधियों से। ठीक है, अब हमारे को और भी देखना है कि यदि ऐसी बारिश हो रही है तो आर्द्रता बढ़ेगी, और आर्द्रता बढ़ने से कीट रोगों की संभावना बढ़ेगी। और परागण की क्रिया, पुष्पन के अंदर परागण की क्रिया भी प्रभावित होती है। तो बताइए हम इसका असमय वर्षा को कैसे नियंत्रित करें? ये नुकसान हो जाएगा, फसलें खराब हो जाएगी, निराई गुड़ाई में व्यवधान हो जाएगा, जल भराव की समस्या हो जाएगी, बुआई के तुरंत बाद यदि बारिश होती है तो बीज अंकुरण नहीं होगा, और यदि उसके साथ तेज आंधियां आती है तो बीज का अंकुरण नहीं होगा, और यदि उसके साथ में नहीं तुरंत बुआई के तुरंत बाद यदि बारिश होती है तो अंकुरण नहीं होगा, लेकिन आंधियां आती है तो फसल गिर जाती है, और यदि आर्द्रता बढ़ जाती है तो कीट रोगों की संभावना भी बढ़ जाती है। तो हम इसका किस प्रकार से नियंत्रण करें? हैं? अब मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से इसका नियंत्रण करना है। अब इसमें आपके हाथ में तो है ही नहीं कि भाई बारिश आ गई, ये तो असमय है। तो आप क्या करें? जल निकास की उचित व्यवस्था करें। जल निकास की उचित व्यवस्था की, ऐसा भी होना चाहिए कि पानी भरा हुआ नहीं रहे। और बुआई के बाद यदि तेज बारिश आ जाती है तो खेत में बनी पपड़ी को खरोच लें, खरोच कर हटा दें, ताकि पानी वहां भरा नहीं रहेगा और बीज भी आपका आसानी से अंकुरित हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, ये जिसको आप बोलते हो कि जल संग्रहण करने के लिए किसी स्थान पर किसी के स्थान पर गड्ढे वगैरह बना दिया जाए, तो ये पानी आपका एक जगह इकट्ठा ना होकर के बह करके दूसरी जगह चला जाएगा। ठीक है, अब बरसात यदि असमय नहीं आती है और समय पे बारिश होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बारिश पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह पौधों की वृद्धि के लिए, बीज के अंकुरण के लिए, सभी के लिए ज़रूरी है। और समय समय पर किसान तो हमेशा आसमान में टकटकी लगाए बैठा रहता है कि कब बारिश हो और कब वो बुआई करे। उसके बाद में बुआई के बाद में भी जब फसलों को पानी की आवश्यकता होती है तब भी वो बारिश की राह में रहता है। लेकिन यदि ये सारी चीज़ें समय पे हो जाए, जब का सूखे खेत, जब का सूखे का क्या कहते हैं, उस वर्षा का क्या काम जब खेत सूख गया। समय पे यदि बारिश आ जाती है तो ठीक है, असमय पे आती है
तो ये नुकसान पहुंचाती है और उसका ये नियंत्रण है। और अब आपको दो चीजें मेरे को और बतानी है जो मैं कल बताऊंगा। उसमें एक ये है कि आपको यदि बारिश जरूरत से ज्यादा हो जाए तो हो गई अतिवृष्टि, अतिवृष्टि, और यदि बारिश कम हो तो अनावृष्टि। इसके क्या प्रभाव होंगे और क्या इसके बचाव होंगे, ये कल हम कहेंगे। लास्ट बिंदु है अपना, उसके बाद हम आपको मौसम की जानकारी के